सभी दोस्तों को सेवा जोहार। दोस्तों, अम्बागढ़, आबागढ़, आमागढ़ एक्चुअल नाम किसी को नहीं पता। अब वो इसलिए नहीं पता कि कहीं लोग हैं जो इसके बारे में कभी नाम नहीं सुना इसका, और यूँ कहे कि एक मिट चुका था ये किला। अपनी छाप कुछ ही लोगों के दिल में थी इसकी, और कुछ ही लोग इसके बारे में जानते थे। अब ये अचानक से सुर्खियों में आया है, तो इसका नाम सभी लोग अलग अलग नाम इसका ले रहे हैं। तो क्या आप चाहते हो कि ये किला जिस तरह से पहले भी इतिहास के पन्नों में दब करके रह गया, क्या अब भी यह किला इसी तरह किसी के अधीन रह करके रह जाए, या फिर पन्नों में दब करके रह जाए, या कुछ ही 2, 5, 10 दिन की ये सुर्खियों में रह जाए? दोस्तों, इसके लिए हमें खुद को आगे आना होगा और कुछ प्रयास करने होंगे। तो कुछ सुझाव मैं मेरी तरफ से देना चाहूँगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। क्या सुझाव अपने होने चाहिए? पहला सुझाव मैं देना चाहूँगा, आबागढ़ के जो किला है यहाँ पर एक म्यूज़ियम का निर्माण होना चाहिए। अब म्यूज़ियम में 5 लाख 50 लाख जितना भी कुछ लगे, उनका खर्च अपने स्तर से भी अपन कर सकते हैं। कई लोग हैं अपने समाज में जो इसका खर्च उठा सकते हैं, और जो एमएलए वगैरह है, सांसद है, अपने करीब 40 के समथिंग या 33-40 के समथिंग अपने एसटी में, और यूँ कहें कि आदिवासी मीणा समाज के इस वक्त एमएलए हैं पूरे राजस्थान में। तो यूँ सब मिल कर के इनका काम, एमएलए का यही नहीं रह जाता कि सड़कें बनवाना या किसी पंचायतों का निर्माण करवाना है, किसी चीज़ों का उद्घाटन करवाना। इनका काम यह भी है कि जो अपनी पुरातत्व की चीज़ें हैं, जो इतिहास है, उसको संजो करके भी रखना, उसका वापस से निर्माण करवाना। तो इन चीज़ों के दबाव डाल करके सरकार के ऊपर अपना जो इतिहास है इसको वापस से जीवित रखने के लिए यहाँ पे म्यूज़ियम खोला जाए। अब म्यूज़ियम में की चीज़ें कहाँ से आएगी? आज भी अगर आप गांव में जाओगे, यानी बात करूँ मैं मेरे घर के ऊपर, तो वहाँ पर भी मेरे घर में आज भी मेरे दादाजी के समय से, परदादा के समय की चीज़ें आज भी मौजूद है। जैसे बर्तन रखे हुए हैं, और हम किसानी में यूज़ करने वाले कई चीज़ें हैं रखे हुए हैं, लेकिन वो कहीं कुछ ही लोग हैं जो उनका ठीक ढंग से ख्याल रख पाते हैं। तो उन चीज़ों को अपन क्यों ना हम, जो अपना म्यूज़ियम अगर ओपन होता है यहाँ पर, तो उसमें हम उनको संरक्षित कर सके, उनमें ठीक ढंग से रख सके, उनका रखरखाव हो सके, जिनसे कि अपनी आने वाली पीढ़ियाँ भी उन चीज़ों को देख सके कि अपने जो पूर्वज थे, किस तरह से अपने आदिवासी लोग थे, वो किस तरह से इन चीज़ों को रखते थे, किस तरह से चीज़ें इनका ख्याल रखते थे, वो सब चीज़ें इनके बारे में वहाँ रख सके। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि 1 अगस्त को एक स्वाभिमान के दिवस में मनाया जाना चाहिए, गौरव दिवस के दिन में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये अपने लिए स्वाभिमान की बात है। और ये स्वाभिमान की वजह से ही, मतलब यूँ कहे कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो कुछ लोगों ने, कुछ पार्टियों ने, कुछ संगठनों ने करने की तो बुरा चाही थी, लेकिन बुरा उनसे हो नहीं पाया। और अच्छा हुआ कि जो आदिवासी समाज है वो सोया हुआ था, वो जाग खड़ा हुआ। तो उन समाज को अब हमेशा एकजुट करने के लिए, याद दिलाने के लिए कि 1 अगस्त को क्या हुआ था, कि कितनी भीड़ इकट्ठी हो गई और कितना कुछ हमारी जो आदिवासी था वो जाग गई, उसके रूप में एक स्वाभिमान दिवस मनाया जाना चाहिए। और ये मेरा ही नहीं, आप सबकी मतलब होना चाहिए कि आप सभी इसको मनाया जाए। और आप कोई मनाए नहीं मनाए, लेकिन मैं इसको ज़रूर मनाऊंगा। हमेशा आदिवासी स्वाभिमान दिवस के रूप में इसको मनाया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट अपना रहता है कि जैसे कि भरतपुर में हम अभी गए थे, हमारे मित्र साथी वगैरह, तो वहाँ पर उनके जो दुर्ग है, महल है, किले हैं, बावड़ियाँ हैं, हवेलियाँ हैं पुरानी, उनका फिर से पुनर्निर्माण करवाया जा रहा है वहाँ की जो सरकार है उनके द्वारा। और हम भी उनका पुनर्निर्माण, जो हमारा एक किला, आबागढ़ का किला हो चुका है, थोड़ा जर्जर टाइप का हो चुका, इसका वापस से जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए, इसका पुनर्निर्माण। और यानी टूट फूट इसमें हुई है, तो उसका रखरखाव, उसको ठीक ढंग से वापस प्रॉपर तरीके से रखना जाना चाहिए। चौथा पॉइंट आता है कि यहाँ पर अपन लाइब्रेरी की स्थापना कर सकते हैं, और कर सकते नहीं है, करनी ही होगी लाइब्रेरी की, ताकि वहाँ पे बच्चे भी जा सके। आसपास का क्षेत्र, जैसे कि आबागढ़ से क्षेत्र में जुड़ा हुआ दिल्ली रोड उसके पूरे टच में, इधर आगरा रोड पूरा टच में है, पूरा जयपुर मेन सिटी में है वो, तो मेन सिटी में वो जगह है, तो उसका फ़ायदा छात्रों को मिलना चाहिए। तो उसके लिए वहाँ पर लाइब्रेरी की स्थापना वहाँ पर होनी चाहिए। 5वां पॉइंट रहेगा अपना, वहाँ पर हॉस्टल की सुविधा होनी चाहिए। हालांकि मीणा हॉस्टल है, पर उसको पर्याप्त नहीं है, उसके लिए अपने को एक और हॉस्टल की वहाँ पे
मतलब रखा जा सकता है, जगह है वहाँ पर, तो उसका निर्माण करवाया जा सकता है जिसमें बच्चे रह सके और वहाँ पे कुछ अपना अध्ययन कर सके। उसके लिए एक हॉस्टल के रूप में भी उस किले को थोड़ा बहुत हिस्सा उसमें बदलाया जा सकता है। छठा पॉइंट अपना रहेगा कि वहाँ पे सेमिनार हॉल का निर्माण करवाया जा सके। सेमिनार हॉल, अगर सेमिनार हॉल वहाँ पे बनता है तो हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं और कहीं जो विद्वान साथी है, समय समय पर वहाँ पे जितनी भी मीटिंग्स होती है उनको वहाँ पर बैठ करके विचार विमर्श किया जा सके। और इन्हीं के साथ साथ जितने भी पूरे राजस्थान में आदिवासियों के जो किले बने हुए हैं उनमें ऐसे कार्य समय समय पर होने चाहिए। जैसे कि जाट समाज जो अपने बच्चे हैं उनसे मतलब बच्चों को गाइड करते हैं, अपने प्रोफेसर वगैरह हो या कोई वरिष्ठ लोगों के द्वारा वहाँ पे अपने बच्चों को गाइड करवाया जाता है, उसी तरह से अपने भी बच्चों को वहाँ पे गाइड करवाया जा सकता है ताकि अपनी संस्कृति को बारे में पहचान सके, अपनी जो विचार वहाँ पे रख सके, सभी तरह की बातें वहाँ पे हो सके। उसके लिए यहाँ पे अपने सेमिनार भी 2 या 3 दिन का, 5-6 दिन का हो जाए ऐसा सेमिनार, तो वहाँ पे सेमिनार हॉल भी करवाया जा सकता है। साथ ही जो जितनी समितियाँ बनी हुई है आदिवासी मीणा समाज की, इनका फ़र्ज़ बनता है कि जो अपनी विरासत है, संस्कृति है, उनको अपने जो बच्चे हैं, हमारे जैसे युवा है, उनको भी आप बताएं। समय समय पर वहाँ पे मीटिंग्स वगैरह भी आपके द्वारा आयोजित की जाए। 8वां पॉइंट रहता है कि वहाँ पे राजस्थान ट्राइबल म्यूज़ियम ओपन किया जाए जिसमें बुक्स वगैरह रखी जाए, अपनी इतिहास की चीज़ें वहाँ पे रखी जाए, ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में बताया जाए। आर्मी में जितने भी कोई बंदे शहीद होते हैं हमारे साथी, उनकी याद में कुछ उनकी फ़ोटोज़, तस्वीरें, स्टैच्यू हैं वहाँ पर रखे जाएं जिससे आने वाली पीढ़ियाँ उनको हमेशा तक याद रख सके। अपना जो इतिहास है उसको वापस जीवित किया जा सके, अपना इतिहास इससे जिंदा रहेगा। 9वां पॉइंट है वहाँ पे फंड इकट्ठा करके कुर्सियाँ वगैरह वहाँ पे रखवाई जा सकती है, साफ़ सफाई वहाँ पे ठीक ढंग से करवाई जा सके, पेड़ पौधे वहाँ पे लगवाए जा सकते हैं, एक शांति प्रिय स्थान वहाँ पे बनाया जा सकता है। और प्रकृति के बीच में है तो हर किसी को प्रकृति के बीच में रहना अच्छा भी लगता है। और वहाँ पे जब भी कोई जाए, जैसा कि शिमला में है, शिमला में जो मेन टूरिस्ट पैलेस है वहाँ पर लाइब्रेरी भी है और टूरिस्ट पैलेस भी है, तो वहाँ पे लोग जाते हैं, लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ने वाले पढ़ते भी हैं और टूरिस्ट वगैरह वहाँ पे खूब घूमते हैं। कोई किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होता और अच्छे ढंग से चलता है भी है वहाँ पर। टूरिस्ट पैलेस भी यहाँ पे भी बढ़ेगा उस तरह से। समाज के सभी जो राजनेता लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, उन सभी का फ़र्ज़ बनता है कि जो अपना ऐतिहासिक धरोहर है आबागढ़, इसको पर्यटन स्थल के रूप में बदला जाए जिससे कि यहाँ पर पर्यटन आ सके और लोगों का आवागमन हो, रास्ते वगैरह यहाँ पे बन सके, जिससे कि यहाँ पे सभी लोगों को बारे में अपने इतिहास को हम बता सके। कहीं लोगों को इससे रोज़गार भी मिलेगा, जैसे कि गाइड के तौर पे उनको एक रोज़गार मिलेगा। विदेश से आने वाले फ़ॉरेन लोग हैं उनको भी गाइड कर सकेंगे वो, तो इस तरह से रोज़गार के साधन भी यहाँ पे उपलब्ध होंगे, लोगों का आवागमन भी होगा। इसके लिए समाज के जो बड़े बड़े भामाशाह है और जो अधिकारी लोग हैं वो सब आगे आए। 11वां पॉइंट अपना रहेगा कि इसको हेरिटेज होटल से जोड़ा जाए। हेरिटेज पैलेस के नाम से इसमें कुछ होटल्स वगैरह खोली जा सकती है, जिससे खैर उसका इनकम तो सरकार को ही होगी, लेकिन उससे अपना जो इतिहास है वो ज़िंदा रहेगा। जैसे कि अपने बस्ती के पास में माधोगढ़ का किला, वहाँ पर होटल खोल दी गई है। पहले वहाँ पे जोधा अकबर फिल्म की शूटिंग हुई थी, उसके बाद में वहाँ पर होटल खोल दी गई है। ऐसे कहीं जगह पर सिटी पैलेस जयपुर में यहाँ पे बहुत अच्छी होटल है और वीआईपी लोग या कह सकें कि दूर दूर से लोग वहाँ पे देखने के लिए आते हैं, मिलते भी है वहाँ पे और बैठते करते हैं। अच्छी होटल है, तो इस तरह से होटल का भी निर्माण वहाँ पे करवाया जा सकता है, खोली जा सकती है, लोगों को रोज़गार उसमें बढ़ेगा। 12वां पॉइंट है कि अपने इतिहास उसके लेखाकार यानी उसको जो लेखन करने के लिए वहाँ पे वरिष्ठ लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको भी नियुक्त किया जाना चाहिए। उनको जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए कि आप अपने इतिहास के बारे में वापस से लिखिए। कहीं विद्वान है जो हकीकत में बहुत ज़्यादा ज्ञाता है, तो जैसे कि हरिराम जी हुए, और भी कई प्रोफेसर हैं और कहीं लोग हैं जिन्होंने इनके ऊपर पीएचडी कर रखी है अपने इतिहास के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर, तो इनके बारे में वहाँ पे लेख लिखे, इनकी किताबों को वहाँ पे रखा जाए ताकि कोई लोग आए तो उनको किताबों को वहाँ पे सेल भी हो सके किताबें, या यूँ कहें कि किताबों के माध्यम से अपना जो इतिहास है वो लोगों तक पहुँचेगा। 13वां पॉइंट ये है कि राजाओं महाराजाओं जो जितने भी थे उनके फ़ोटोज़ वगैरह लगाए जाए संरक्षण में, वहाँ पे म्यूज़ियम में फ़ोटोज़ वगैरह लगाए जाए
उनका स्टैच्यू बनाया जाए जिससे कि लोगों को हमेशा तक याद रहे। 14 पॉइंट ये है कि वहाँ पर संरक्षक के तौर पे, सिक्योरिटी के तौर पर, उसकी देखभाल करने के लिए, उसकी रखरखाव के लिए आदिवासी समाज का कोई व्यक्ति वहाँ पे नियुक्त किया जा सकता है, जिससे कि अगर 3-4 लोग भी वहाँ रहते हैं तो उनको रोज़गार भी मिलता है। समाज के जो अधिकारी वर्ग के लोग हैं जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया, एक अच्छे विशेष क्षेत्र में उन्होंने जाकर के कुछ समाज के लिए कुछ किया या फिर कुछ विशिष्ट उपलब्धि उन्होंने हासिल की, तो उनको समय समय पर बुला करके लोगों को वहाँ पर मोटिवेट भी करना चाहिए। साथ ही उनका सम्मान भी किया जाना चाहिए। जो शहीद परिवार है उनका भी सम्मान वहाँ पे होना चाहिए, ताकि उन्हें कोई ऐसा नहीं लगे कि यार हमारे कुछ लोग जो गए उसके बाद में कुछ नहीं बचा, तो उनके बीच में प्यार प्रेम ये सब चीज़ें बांटनी चाहिए। नांगल प्यारीवास के जैसे यहाँ पे जो स्थान है, नांगल प्यारीवास जितना बड़ा स्थान है, लोग यहाँ पर भी बैठ सके। जैसे कि नांगल प्यारीवास आज पूरे भारत में एक पहचान रखता है, उसी तरह आमागढ़ भी अपनी पहचान रखे। क्योंकि अपना नांगल प्यारीवास तो अभी बना हुआ, लेकिन ये 967 ईस्वी पूर्व का है, करीब 1000-1100 साल पुराना ये किला है। तो यहाँ पर भी अगर टूरिस्ट पैलेस बनता है, लोग आते जाते हैं, चीज़ों का निर्माण होता है यहाँ पर, तो लोग बैठेंगे यहाँ पर, अच्छा लगेगा। तो उसके लिए भी प्रयास हमें करने चाहिए। आमागढ़ संरक्षक समिति का निर्माण किया जाना चाहिए जो बच्चों को मोटिवेट कर सके समय समय पर। एक यूँ कहें कि अपन जैसे नाहरगढ़ के किले वगैरह होते हैं, यहाँ पर भी अपने स्कूलों का टूर होता है, बच्चों को हम लेकर के जाते हैं। ऐसी जगह बनाए कि हमारे किले में कोई और लोग आए, देखने के लिए लोग आए, विदेश से लोग आए, ऐसा कुछ हमें करना चाहिए। इसके लिए आदिवासियों के जितने भी गोत्र वगैरह हैं उनको यहाँ पर लिखा जाना चाहिए और इनका अभिलेखन होना चाहिए यहाँ पर, उनको मतलब लोगों को मालूम हो इस चीज़ों के बारे में। और सबसे बड़ी बात कि जो जमींदार, चौकीदार, परिहार या इस तरह से वर्गों में बांट रखा है ना मीणाओं को, ये इसको बंद कर देना चाहिए। शायद नहीं बंद कर देना चाहिए इसको। समाज को एकजुट होना चाहिए, एक ही समाज हो, आदिवासी मीणा समाज। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे मेरे जो भी विचार है, सुझाव है, इनको इन्हीं सभी सुझावों में साथ देने के लिए मेरे मित्र साथी भाई है ओम प्रकाश मीणा, उसका तहे दिल से शुक्रिया। और ये सभी समाज के बारे में सोचते हैं, आप सभी समाज के बारे में सोचते हैं। जिस तरह से आज समाज इकट्ठा हुआ है, इसका हमें फ़ायदा मिलना चाहिए कि जो धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर, ये बिल्कुल धराशायी हो गई, इसको वापस हमें जीवित करना है। उसके लिए हमें कुछ प्रयास करने होंगे, जो कि मैंने पॉइंट्स ऑफ में जितने मेरी क्षमता के अनुसार मैं बता पाया। तो इस वीडियो को आप दोस्तों शेयर कीजिए, कहीं लोगों तक पहुंचाइए। और ये भी चीज़ें आप वहाँ पे रखे जाने चाहिए। जो वरिष्ठ लोग हैं, कहीं पर भी कहीं समितियाँ बनी हुई है समाजों की अलग अलग, मतलब और अपने मीणा समाज की भी कई समितियाँ हैं, तो उनका भी एक दायित्व बनता है कि हमारे जो इतिहास जो मिट चुका है इसको वापस जिंदा किया जाना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, राम राम, जय जोहार।